हेलो डियर स्टूडेंट्स, ज्ञानशील स्कूल ऑफ फिजिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, कभी आपने सोचा फिजिक्स में कितनी सुंदरता है? फिजिक्स ने हमें एक चीज एक्सप्लेन किया कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन 365 डेज। फिजिक्स ने हमें एक्सप्लेन किया कि अर्थ क्यों अपने रोटेशनल एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है और एक साइकिल एक रोटेशनल एक्सिस के अराउंड जो 24 घंटे में ही एक चक्कर क्यों लगाती है, ये हमें फिजिक्स ने एक्सप्लेन किया। हम कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप करते हैं फ्री फॉल, तो हमेशा टुवर्ड द सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ ही फॉल करता है। हाउ ब्यूटी इज द फिजिक्स, ये सब चीजें हमें फिजिक्स ने एक्सप्लेन की। तो इट मीन्स जो फिजिक्स है, हाउ ब्यूटी इज द फिजिक्स, तो इट मीन्स जितने भी नेचुरल फेनोमेना हैं जो भी हमारे आसपास घट रहे हैं, इट मीन्स दे आर ऑपरेटिंग बाय ए पावर। वो कौन सी पावर है जो इस सृष्टि को चलाए हुए है, और कौन सी पावर है जो अर्थ को मजबूर करती है, फोर्स करती है टू रिवॉल्व अराउंड द सन। अब इन सब को एक्सप्लोर करना फिजिक्स। अब सबसे बड़ी बात यह है, जो रूल्स, जो लॉ इस नेचर को गवर्न कर रहे हैं, इस नेचर को ऑपरेट कर रहे हैं, उनके प्रति जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, एक कौन सी ऐसे लॉ है जो उनके कंसर्न हम अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, तो दे आर कंजर्वेशन लॉ इन फिजिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक रहेगा कंजर्वेशन लॉज इन फिजिक्स। जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, जितने भी हमारे प्रोसेसेस हैं जो हमारे आसपास हो रहे हैं, नेचुरल प्रोसेसेस जो भी, उनके पीछे कोई ना कोई ऑपरेटिंग रूल है, कोई ना कोई ऑपरेटिंग लॉ है जो लग रहा है, और उन लॉ को एक्सप्लेन करना एंड और उनके प्रति अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, वो किस वजह से है? दैट इज ड्यू टू कंजर्वेशन लॉज इन फिजिक्स। तो कंजर्वेशन लॉ इन फिजिक्स जो है हमें हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड द बेसिक रूल्स ऑफ दिस नेचर। जो इस नेचर में जो रूल्स लग रहे हैं, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारी फंडामेंटल भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए जो आज का जो टॉपिक है कंजर्वेशन लॉज इन फिजिक्स को लेके है, जो हमारे पास देयर आर 4 फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन। फिजिक्स में 4 लॉ ऑफ कंजर्वेशन हैं। दैट इज number 1, law of conservation of energy. The second is law of conservation of linear momentum. Third one, law of conservation of angular momentum. And last fourth one, law of conservation of electric charges. So there are 4 basic law. ये जितने भी लॉ हैं, जो 4 लॉ जो लिस्टेड हैं, जिनको मैंने रिकॉल किया, फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये सारे के सारे हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं टू अंडरस्टैंड द प्रोसेसेस विच आर ऑकरिंग इन दिस यूनिवर्स। तो स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको इंपार्ट करने वाला हूं। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ज्यादा डिटेल में कंजर्वेशन लॉज इन फिजिक्स जितने भी लिस्टेड हैं, 1 by 1 करके आपको आपके करिकुलम में, आपके सिलेबस में जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं, आने वाले जो चैप्टर्स हैं, उनमें डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। यहां पे आपको एक शॉर्ट सा इनकी अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट आर दे, ये लॉ क्या है, ताकि आपकी एक थिंकिंग, एक इनके प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है डेवलप हो जाए। तो यहां पे मेरा जो मोटिव रहेगा आज के लेक्चर में, कि आपको इनके प्रति जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाना। तो ओके, तो 1 by 1 हम इनको डिस्कस करते हैं। तो आपने कभी नोटिस किया, जैसे मैंने कहा, हाउ इज द ब्यूटी ऑफ द यूनिवर्स, और वो ब्यूटी किसमें कन्फाइंड है? दैट इज इन फिजिक्स। वो सारी इस यूनिवर्स की जो ब्यूटी किसमें कन्फाइंड है? दैट इज इन फिजिक्स। अब हमने देखा कुछ लॉ जो हैं जो उस यूनिवर्स को क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, के साथ दे नेवर चेंज। मीन्स आज से अगर मैं
किसी बीसी की बात करूं और आज से 1000 साल बाद की बात करूं तो दे आर उस वक्त भी वो दे बेल प्रूफ आज भी वैसे ही हैं और 10,000 साल बाद भी वैसे ही रहेंगे। तो कहने का मतलब है जो लॉ जो है, कुछ जो बेसिक रूल है वो पहले भी वैसे थे, आज भी वैसे हैं, कल भी वैसे ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी का, दैट इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल। मान लीजिए जिस लोकेशन पे, जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूं, यहां पे जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिस फोर्स से, जिस पावर से अर्थ अपने किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, वो अगर वहां पे वैल्यू आज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो आज से 20 साल पहले भी ऐसी ही रहेगी। आज से 100 इयर्स बिफोर भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी। इट मीन्स ये रूल्स, ये लॉ कभी भी चेंज नहीं हुए और जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो ग्रेविटी एट दिस पॉइंट ऑलवेज कांस्टेंट। तो इन क्वांटिटीज को हम कहते हैं कंजर्व्ड क्वांटिटी, जो टाइम के साथ कभी चेंज नहीं हुई है। जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हम बात करते हैं, जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन्स की डिस्कवरी के पहले भी एग्जिस्ट करता था, जब उसने डिस्कवर किया देन उसके बाद भी, आज भी ग्रेविटेशनल की वैल्यू जो कांस्टेंट है, और आज से 10 या 100 इयर्स के बाद की बात करें तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस चार्ट और अर्थ सरफेस के बीच लग रही है, वही लॉ ग्रेविटेशन, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वही लॉ अगर हम मून पे भी एप्लीकेबल होता है। बट द डिफरेंस इज दैट जो कंडीशन चेंज होती है, दैट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। वहां पे जो ग्रेविटी है, स्मॉल जी की वैल्यू है अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 है। तो इन लॉस जो कंजर्व क्वांटिटी है, ये हमारी बहुत सारी, इस यूनिवर्स की बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करती हैं। तो इसलिए ये जो लॉ हैं, ये जितने भी बेसिक रूल्स हैं जो इस यूनिवर्स को ऑपरेट करते हैं, उन सब के पीछे बेसिक फाउंडेशन है। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं उन लॉज को अंडरस्टैंड करने के लिए। चलिए बात करते हैं आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। आपको मालूम है कि जो एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज अ सेंट्रल इंपॉर्टेंस इन द फिजिक्स। फिजिक्स में एक सेंट्रल इंपॉर्टेंस का एक सब्जेक्ट रहा है और इन फ्यूचर में भी रहेगा। और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, अगर मैं पूरे इस यूनिवर्स की बात करूं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो स्टेट करता है कि टोटल एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इस यूनिवर्स की जो टोटल अमाउंट, जो टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। वट एवर इट मे कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ये अपने एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी चेंज हो जाती है, परंतु एज ए होल टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। चाहे इस यूनिवर्स में कितने भी ड्रास्टिक इवेंट क्यों ना कर हों, चाहे कितना ही वैल्यूनिक करप्शन क्यों ना हो, ह्यूज अमाउंट ऑफ प्लाज्मा क्यों ना निकले, बट एज ए होल जो इस यूनिवर्स की जो वैल्यू है, जो एनर्जी की वैल्यू है, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आपका मतलब क्या है? तो सिंपली इट स्टेट दैट, अगर मैं इसको लाइन अप करूं, इट स्टेट दैट मीन्स this law states that the total amount of energy of this universe always remains constant. Okay, this is the basic law of conservation of energy. Means energy neither be created nor be destroyed, but it can change their state. वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स में इसको एक स्टेटमेंट, आप इसको एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। It is stated that the total amount of the energy of this universe always remains constant if we are talking about the whole universe. यहाँ पे जो एनर्जी की जो स्टेटमेंट थी,
एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है जो पूरे यूनिवर्स के लिए है, राइट। अगर मान लीजिए मैं किसी पर्टिकुलर कंडीशन या पर्टिकुलर सिस्टम के लिए इसको अप्रोच करना है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए अप्रोच करना है, तो मेरी चेंज जो स्टेटमेंट है वो कैसे चेंज होती है, आप इसको क्लिक कर लीजिए। एंड देन अब मैं बात करता हूं, अब यूनिवर्सल स्टेटमेंट से मैं किसी से पर्टिकुलर सिस्टम पे फोकस करता हूं कि वो पर्टिकुलर सिस्टम के लिए दिस लॉ इज एप्लीकेबल, हाउ दिस लॉ इज एप्लीकेबल इज देयर, वहां पे कैसे अपने आप को भी करता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर ए सिस्टम, इट स्टेट दैट for an isolated system the total energy of system always remains conserved. This is the law of conservation of energy. Means that it states that for an isolated system, this one isolated system, the total amount of energy of a system always remains conserved. How beauty! देखिए कितनी ब्यूटी ऑफ द फिजिक्स। अब बात आती है कि आइसोलेटेड सिस्टम, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म आइसोलेटेड सिस्टम। तो ऐसा सिस्टम जहां पे कोई भी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस नहीं है, नो एनी फैक्टर्स जो उस इन्वायरमेंट को इंटर कर रहे हैं, देयर इज इट मींस सिस्टम इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स। ओके, तो अपना एक्सटर्नल फैक्टर से फ्री है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। तो अगर मैं इसको किसी एग्जांपल से अगर आपको एक्सप्लेन करवाऊं, जैसे आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी है, वेरी कॉमन के एग्जांपल है, व्हेन यू स्विच ऑन योर बटन, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट टू फ्लो थ्रू द सर्किट। अब जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है दैट चेंज इनटू, जब आपके पास जो दिशा बल्ब है, देन किसमें चेंज होती है, लाइट एज वेल एज हीट। यहां से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो कन्वर्जन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो स्टेट चेंज होगी किसमें, लाइट एनर्जी प्लस हीट एनर्जी, राइट। इलेक्ट्रिक एनर्जी ने अपनी स्टेट को चेंज किया इनटू हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। ओके, तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। मान लीजिए आपका एक एग्जांपल और है, देयर इज ए टावर, और आपने यहां से किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कर दिया, देन व्हाट हैपन, यहां पे जो एनर्जी होती है उसकी स्टेट होती है पोटेंशियल एनर्जी। जब आप इस किसी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए मेरे हाथ में चॉक है, इसको मैं फ्री फॉल कर दूं, देन यहां से पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही आपके सरफेस की तरफ अप्रोच करता है, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। जब बिफोर जस्ट टू हीट द ग्राउंड, बिफोर जस्ट टू हीट द ग्राउंड को हीट करने से जस्ट मोमेंट, जो इसमें जो टोटल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी दैट चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी, वो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। और जैसे ये हिट करता है ग्राउंड को, तो अब वो क्या हो जाता है, जो पोटेंशियल एनर्जी दैट वहां पे जो साउंड इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो वहां से रेडिएशन साउंड एनर्जी प्लस जो एनर्जी उसके साथ कोलिजन में जो इंटरेक्शन की वजह से लगती है, राइट। तो इट मींस पोटेंशियल एनर्जी जो है विद द टाइम, यहां पे अगर इंडिविजुअल एनर्जी की बात करें तो यहां पे अमाउंट एनर्जी का कुछ और था, यहां पे कुछ और था, एट एवरी पॉइंट देयर इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद द टाइम। ओके, बट एज ए होल जब चेंज हो रहा, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का अमाउंट, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का अमाउंट, यहाँ पे काइनेटिक अमाउंट, तो मान लीजिए इस पॉइंट की बात, इस यहाँ पे जो टोटल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, जो टोटल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, वो क्या रहता है, कांस्टेंट होता है, राइट। तो इट मींस एक एनर्जी को, सिंगल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज हो रही है और उसके साथ काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है, बट एट दैट पॉइंट जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी मींस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। ओके, तो दिस इज अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसके बाद हम आगे का जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
लीनियर मोमेंटम। जो हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट फिजिकल लॉ है दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट। तो अब लीनियर मोमेंटम को अंडरस्टैंड करना है कि लीनियर मोमेंटम क्या चीज है, राइट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सबसे पहले हमें लीनियर मोमेंटम को अंडरस्टैंड करना है। सपोज मेरे हाथ में चाक है, मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया और देन चेंज इन मोमेंटम, इसके मोमेंटम में चेंज आ गया और ये ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में फॉलो अप हो गया। मीन्स इसने लीनियर मोशन डिस्क्राइब की। इसने कौन सी मोशन की? लीनियर, अलोंग द लाइन लाइक दिस। तो इट मीन्स जो यहां पे जिस बॉडी के ऊपर जो मोमेंटम प्रोड्यूस हुआ दैट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। इस तरह से जैसे मान लीजिए आपके पास ऑब्जेक्ट है, आपने यहां पे इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया और ऑब्जेक्ट मूव किया विद वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, एक अलोंग दिस एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस। तो दिस इज द वन डायमेंशनल मोशन, एक लीनियर मोशन है। तो यहां पे इस केस में जो मोमेंटम प्रोड्यूस ऑन द ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। और जो लीनियर मोमेंटम का जो सिंबॉलिक है दैट इज लेटर पी, उसको कैपिटल लेटर पी से डिनोट करते हैं। और जो मोमेंटम होता है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। पी इज इक्वल टू एम बी। और टू बी नोटेड दैट जो आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जो लीनियर मोमेंटम जो फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्या कौन सी क्वांटिटी होती है जिसमें हमें डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन होती है। तो यहां पे हमें डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन भी मिलती है, राइट। हम टुवार्ड द ईस्ट है, टुवार्ड द वेस्ट है, राइट। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन यहां पे हमें मिलती है। वेयर एज जो इससे प्रीवियस केस हमने किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो जो एनर्जी का जो केस है दैट इज अ स्केलर, वहां पे डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो एनर्जी जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है, लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। अब बट यू कैलकुलेट, जो हम दोनों से क्या कंक्लूड किया कि जो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो स्केलर क्वांटिटी ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्वांटिटी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ को ओबे कर सकती है। तो आपके पास यहाँ पे जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो अप करती है, क्लियर। तो दिस इज अबाउट द लीनियर मोमेंटम। अब बात आती है कि व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब जब लीनियर मोमेंटम की जब बात करते हैं, कंजर्वेशन लॉ की जब बात करते हैं, तो मान लीजिए दिस इज अ सिस्टम, ये आपका सिस्टम है और ये इनक्लोज्ड है, दिस सिस्टम इज इनक्लोज्ड। और यहां पे जो एक्सटर्नल फोर्सेस है, जो एक्सटर्नल फैक्टर है दैट इज जीरो। मीन जो एफ एक्सटर्नल दैट इज जीरो, जो मीन कोई भी बाहर से कोई भी फोर्सेस इस सिस्टम को ऑपरेट नहीं करें, इसको इंटरवेंशन नहीं पैदा करें, इसमें इंटरफेरेंस नहीं है उनका। तो उस केस में इस पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। अब आप इसकी स्टेटमेंट डिफाइन कर सकते हैं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, so it state that, mean this law state that, it states that again for an isolated system, for an isolated means जहां पे external forces are zero, for an isolated system the total, the net momentum, total नहीं था ना, net momentum of a system remains always constant. बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट्स हैं, means always constant. The law of conservation of linear momentum. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो दैट इज जो अगर मान लीजिए जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेज अगर जीरो है तो मोमेंटम दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। उस केस में जो मोमेंटम होगा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। दिस इज लीनियर मोमेंटम, राइट। तो इस तरह से जो नेक्स्ट लॉ है आपका दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, आप इसको फटाफट का इसका एक क्लिक ले लीजिए, राइट। एंड देन आई एम गोइंग टू मूव टुवर्ड द नेक्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन। जो आपका नेक्स्ट फंडामेंटल लॉ है दैट इज लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, अब हम बात करने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम। अब बात आती है कि एंगुलर मोमेंटम है क्या। आप सोचते रहिएगा तब तक। एंगुलर, इसमें भी आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी आज।
एंगुलर मोमेंटम। बात आती है कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। सबसे पहले मैं इस चीज के ऊपर फोकस करूंगा, एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, राइट। दिस पर अब जो एंगुलर मोमेंटम कब राइज होता है, जैसे आपका अर्थ रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो उस वक्त जो उसकी वेलोसिटी है दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, मींस अर्थ इज समथिंग इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, तो उस वक्त उसमें जो मोमेंटम प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। फॉर एग्जांपल आपके पास दिस इज आपका रोटेशनल एक्सिस एंड अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, दिस अर्थ, और इसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं अलोंग दिस डायरेक्शन। तो इस केस में जो इसकी जो वेलोसिटी होती है दैट इज कंसिडर्ड एज अ एंगुलर वेलोसिटी, उसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, और दैट इज नोटेड बाय स्मॉल ओमेगा, दिस स्मॉल ओमेगा जिसको स्मॉल डब्ल्यू कहते हैं, इसका एंगुलर वेलोसिटी को कहते हैं ओमेगा। ओमेगा कौन सा ओमेगा है, दैट्स अ स्मॉल ओमेगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स इस सिंबॉलिक को देख पा रहे हैं कि ये सिंबल है क्या चीज, तो दिस इज एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम स्मॉल ओमेगा रिकॉल करते हैं, और यहां पे इसका मतलब है एंगुलर वेलोसिटी जिसको स्मॉल डब्ल्यू लेटर से हम लिखते हैं, राइट। अब जब अर्थ इज रोटेटिंग तो उसमें जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी दैट इज ओमेगा। अब जब ये होता है कि एक चीज और आती है इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। मैंने कहा था आपको बहुत सारी अच्छी चीजें आज आपको यहां पे सीखने को मिलेंगी। अब बात आती है कि इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज है। सिंपली इनर्शिया तो ऐसा है कि ऐसी प्रॉपर्टी किसी ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से वो अपनी टेंडेंसी को चेंज नहीं करना चाहता। टेंडेंसी मतलब अगर मैं रेस्ट पे रहना चाहता हूं तो मैं रेस्ट पे रहना चाहूंगा, अगर मैं इमोशन में हूं तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इमोशन में ही रहूं, राइट। ये मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इमोशन में ही रहूं, तो उसको कहते हैं इनर्शिया, राइट। क्योंकि आपने न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा और आपने देखा है कि जड़त्व का जो नियम है जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, उसके साथ जो न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है। हालांकि दोनों बहुत अलग हैं, परंतु हम उनको किसी टर्म में एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। जो लॉ ऑफ इनर्शिया है व्हाट स्टेट दैट कि ऑब्जेक्ट जिस स्थिति में है वो चाहता है कि वो उसी स्थिति को बनाए रखे, वो चाहता है, राइट, नॉट द फैक्ट, वो चाहता है कि वो उसी स्थिति को बनाए रखे, पर जरूरी है स्थिति एज इट इज बनी रहे, वो चेंज भी उससे, क्योंकि वो चाहता है कि वो एज इट इज बना रहे, राइट। तो दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जब यहां पे कॉन्सेप्ट आया दैट इज ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल स्पीड में है, राइट, रोटेशनल मोशन में, और उस वक्त वो चाहता है कि वो उसी मोशन में रहे, तो उस वक्त उसका जो इनर्शिया है दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको हम रोटेशनल इनर्शिया भी कहते हैं, राइट। तो यहां पे जब कोई चीज रोटेट करती है तो वहां किसकी वजह से लगती है कि उसमें कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जब यहां पे कोई चीज कब रोटेट करती है, जब उसमें कोई टर्निंग फोर्स लगती है जिसको हम कहते हैं टॉर्क। अब एक नई टर्म आपको सीखने को मिली दैट इज टॉर्क, दैट इज टॉर्क। टॉर्क मतलब इज द काइंड ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट ऑन द बॉडी। जैसे आपका डोर, आपका घर का दरवाजा है, जब आप उसको हैंडल के साथ उसको आप क्या करते हैं, उसको ओपन करने, तो क्या होता है आप उसके पैरेलल फोर्स अप्लाई करते हैं जो उसका एजिस है। अब जो क्या होता है दरवाजा जो आपके पैरेलल उस डायरेक्शन में के बजाय क्या हम मूव करता है, लाइक दिस वन, राइट, दिस वन। तो आपने फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, परंतु उसने टर्निंग इफेक्ट इस डायरेक्शन में, इस तरह से आपने फोर्स वहां पे उस एज पे जो आपका डोर है इस डायरेक्शन में यहां से इस तक अप्लाई किया, परंतु जो डोर है उसने इस तरह ओपन हुआ, तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट, और दिस टर्निंग इफेक्ट इज डिफाइंड बाय टॉर्क। ओके, तो अब जो टॉर्क है जब ऑब्जेक्ट कब अप्लाई हुआ, जब रोटेशनल स्पीड में, जब ऑब्जेक्ट अर्थ क्यों रोटेट करे, इट मीन देयर इज सम फोर्स, और उसको दैट इज ड्यू टू टॉर्क। अब जब टॉर्क जो एक्सटर्नल टॉर्क यहां पे जिसको टॉर्क दैट इज 0, इस केस में अगर एक्सटर्नल जो टॉर्क है इफ दैट इज 0, तो उस केस में जो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कॉन्जर्व, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम उस स्थिति में कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? तो अब स्टेट मोमेंट को हम डिफाइन कर लेते हैं। इट स्टेट दैट
व्हेन टॉ, या मैं इसको टॉर्क इज इक्वल टू 0, देन एंगुलर मोमेंटम remains conserved. This is the statement of law of conservation of angular momentum. कहने का मतलब है, जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन 365 दिन में एक चक्कर लगाती है और उसका डेफिनेट ऑर्बिट होता है, और आपको मालूम है दैट इज द एलिप्टिकल ऑर्बिट, जिसको अंडाकार ऑर्बिट कहते हैं। अब अर्थ जो अपने ऑर्बिट को कभी नहीं छोड़ती, क्यों नहीं? क्योंकि वहां पे जो एक्सटर्नल टॉर्क दैट आर 0, जो एक्सटर्नल टॉर्क जो वहां पे क्या है, 0 है, इसलिए वो अपने उस ऑर्बिटिंग प्लेन में रहता है। जो उसका ऑर्बिटिंग प्लेन है वो दैट नेवर चेंज, राइट? तो दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब इसके बाद जो लास्ट लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, कौन सा लॉ रहा अभी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस की, राइट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब कितने प्रकार के चार्जेस होते हैं हमारे पास, जिनके बारे में हम जानते हैं? 2, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या और भी अदर फॉर्म है चार्ज की? सोचिए, इज देयर आर 2 काइंड ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इससे ज्यादा भी होते हैं क्या? तो देयर आर 2 काइंड ऑफ चार्जेस, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव ओनली, राइट? तो यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात हो रही है। अब इसका लॉ क्या स्टेट करता है? इट स्टेट दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, the net charge क्या रहता है? ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, तो नेट चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल सा केस है, मेरे हाथ में एक ग्लास रॉड, मान लीजिए इसको, इनिशियली हैविंग नो चार्ज। यहां पे इस फॉर्म को मेरे को सिल्क क्लॉथ मान लीजिए, यहां पे अभी कोई चार्ज नहीं है। मैंने क्या किया, इस ग्लास रॉड को इस सिल्क के साथ रब कर लिया। अब जब रब करने के बाद मैंने क्या देखा, जैसे आपके पास सिल्क क्लॉथ है, और जब इस ग्लास रॉड को इसके साथ रब किया, देन, और जब इनको सेपरेट कर दिया, देन आई फाउंड दैट एट ग्लास रॉड पॉजिटिव पोलैरिटी, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज सेटअप हो गया, और सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे, अगर यहाँ पे +3e चार्ज ग्लास रॉड पे है, तो -3e सिल्क के ऊपर। बट एज ए नेट, जो नेट चार्ज है दोनों का, बिफोर रबिंग से पहले, जब फ्रिक्शन करने से पहले भी चार्ज 0 था, क्योंकि ग्लास रॉड पे कोई भी चार्ज नहीं था, सिल्क के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं था। जैसे हमने रब किया, रब करने के बाद जब अलग कर दिए, तो ग्लास रॉड के ऊपर +3e चार्ज, ई मीन्स एलिमेंट्री चार्ज, जिसका दैट इज एलिमेंट्री चार्ज, एंड -3e, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 3 प्रोटॉन यहाँ पे हैं। पर एज ए होल -3 + 3 दैट इज 0। ओके, क्योंकि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस है, ये स्केलर क्वांटिटी है, और जो एंगुलर मोमेंटम और वेक्टर क्वांटिटी है, और जो हमारे पास 4 फंडामेंटल जो लॉ है नेचर के, जो कंजर्वेशन लॉ ऑफ नेचर के हैं, उनमें से 2 स्केलर क्वांटिटीज और 2 वेक्टर में हैं। तो वेक्टर में कौन से हैं? लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। और जो स्केलर क्वांटिटी में, दे आर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड द लॉ नंबर 1, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आज का जो टॉपिक था बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, बहुत, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन थी आपको एक जनरलाइज करना था, कि ताकि आप, क्योंकि इनके चीजों के बारे में काफी डिटेल में
आपको 10+1 के आपको अपने ही सिलेबस में इसको पढ़ने को मिलेगा, तब वहां पे, क्योंकि तब तक आपको सिर्फ इतना ही इतनी इंफॉर्मेशन मोर देन सफिशिएंट, राइट। तो इसके बाद अब बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके स्टेट बोर्ड एग्जाम में, जो आज का जो टॉपिक आपको डिलीवर किया, राइट। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती क्या है, व्हाट इज, यू हैव जस्ट गिव द स्टेटमेंट। और जो इसकी वेरिफिकेशन की बात आती है, तो वेरिफिकेशन आपका जब आपके जो एक स्पेसिफिक जब टॉपिक रहेगा तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब जब यहाँ पे एक चीज और आती है कि जितने भी जो लॉ हैं, जो हमारे पास 4 फंडामेंटल लॉ हैं, इनका कोई प्रूफ नहीं है, इनका कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि हमें इसको कभी इनका प्रूफ प्रोवाइड कर ही नहीं सकते, इनको हम कभी प्रूव नहीं कर सकते। क्योंकि आप प्रूव क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। हम इन लॉज को इसलिए प्रूव नहीं कर सकते, मैंने कहा शुरू में, हाउ ब्यूटी इज द नेचर, जो नेचर की जो ब्यूटी है, कितनी ब्यूटी है नेचर में, राइट। बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, वो किसी ना किसी रूल्स के साथ बाउंड अप हैं, और क्योंकि वो कोई ना कोई लॉ उनको ऑपरेट करता है। उन लॉज का सबसे ज्यादा, अगर उन लॉज के बारे में हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन को स्टडी करना पड़ेगा। ये जो बेसिक लॉ है, ये हमें उन चीजों को अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करते हैं, राइट। तो इसलिए जितने भी लॉ हैं, ये सारे हाइपोथेटिकल हैं, ये काल्पनिक हैं, दे आर द बेस्ड ऑन द ह्यूमन एक्सपीरियंस, ये हमारे एक लंबे अनुभव से हमने प्राप्त किए। हमें मालूम है कि ऐसा होता है, इस वजह से होता है। ये दीज आर द ऑन द हमारी जो लॉन्ग ऑब्जर्वेशन हैं, हमारा जो लॉन्ग एक सेंस ऑफ ह्यूमर है, और एक बहुत लंबा इतिहास रहा है इन सबको समझने के लिए, राइट। तो इसीलिए जो क्लासिकल जो फिजिक्स है, जो क्लासिकल फिजिक्स में वी हैव ए 4 फंडामेंटल लॉ इन नेचर। जो फिजिक्स के जो 4 फंडामेंटल लॉ, इन्हीं को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, जो आज का जो टॉपिक था, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, काफी डिटेल में आपको मिलेगा जब आपको इन सब्जेक्ट के साथ, पर्टिकुलर इंडिविजुअल इन लॉज के साथ जब डील करेंगे। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।